हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर फ्लाइंग ड्रैगन की मदद करते हुए उसे उसका छोटा भाई भी वापस लौटा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंसेस्टर लोंगर को उसका बदला दिलवाने के लिए उसे लेकर इमोर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के पास आ चुके थे, जहाँ पे वो सभी लोग लोंगर की सोच पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर एंसेस्टर वहाँ पे गुस्सा होते हुए उन सभी लोगों के साथ साथ पूरे के पूरे पैलेस को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर उस पर्सन को एंसेस्टर ने वहाँ पे जिंदा छोड़ दिया था, जिसने लोंगर की मेमोरीज के साथ छेड़खानी की थी, क्योंकि लोंगर उससे खुद बदला लेना चाहता था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस की उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस का वो कल्टीवेटर लोंगर से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो कल्टीवेटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो लोंगर अपनी ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करके पीछे से वहाँ पे उसके ऊपर हमला करके उस कल्टीवेटर को जान से मारते हुए उससे कहता है, मैं भले टियालन सेट के एक वेपन का तीसरा हिस्सा हूँ, पर फिर भी तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी प्राइड तुम लोगों से बहुत ज्यादा हाई है। और तुम्हें यहाँ पे इस तरह से मारकर मैंने लोगों तक पैगाम भी पहुंचा दिया कि जो टियालन सेट के वेपन के साथ पंगा लेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। वैसे ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये तुम्हें मेरे हाथों से मरने का मौका मिला, वरना तुमने अपने बाकी सभी साथियों की हालत तो देख ही ली होगी। ये तो हमारे टियालन सेट के नए मास्टर है, बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे अपना बदला लेने का मौका दिया। पर अगर मेरी जगह पे वो मेरा बदला लेते तो मैं सोच भी नहीं सकता कि इस समय तुम कितनी ज्यादा तकलीफ में होते। इसलिए तुम्हें तो मेरे शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इतनी आसान मौत दी। और ये कहकर वो लगातार वहाँ पे एंसेस्टर की तारीफें करने लगा था, जो देखकर बर्ने क्रो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये यहाँ पे करना क्या चाह रहा है, ये इस तरह से यहाँ पे बॉस की इतनी ज्यादा चापलूसी क्यों कर रहा है, मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। मुझे लगता है ये एंसेस्टर को सबसे खास डिसेबल बनकर मेरी जगह लेना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वहीं पीछे की तरफ मिचू, जो कि वहाँ पे सब बहुत ही गौर से देख रही थी, वो अचानक से आगे बढ़कर वहाँ पे लोंगर के पास आते हुए उससे पूछती है, तो तुम 9 ड्रैगन वेपन के सबसे ऊपर वाले हिस्से हो। मिचू की ये बात सुनकर लोंगर वहाँ पे हाँ में अपना सर हिलाने लगा था, जो देखकर मिचू वहाँ पे एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है। और वो वहाँ पे पीछे की तरफ मौजूद फ्लाइंग ड्रैगन से सवाल करते हुए पूछती है, और तुम 9 ड्रैगन वेपन के सबसे नीचे वाले हिस्से हो। जिस पे फ्लाइंग ड्रैगन भी हाँ में अपना सर हिलाने लगा था। अब ये देखकर तो मिचू वहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी। वो वहाँ पे लोंगर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अगर ये फ्लाइंग ड्रैगन नीचे वाला हिस्सा है तो फिर ये तुम्हारा बड़ा भाई कैसे हो गया और तुम छोटे भाई कैसे हुए। जिस पे लोंगर मिचू को वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जबकि फ्लाइंग ड्रैगन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, क्योंकि मैं इसे हर बार जीतने देता हूँ, एक बड़े भाई की तरह। जिस पे लोंगर गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसा तो नहीं है। पर फ्लाइंग ड्रैगन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मेरे भाई अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिस पे लोंगर भी वहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव होते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो और यहाँ पे दो हाथ कर ही लेते हैं। वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ फाइट किए हुए काफी समय गुजर गया, आज दोनों भाई यहाँ पे पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और ये कहकर उसने अचानक से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपने बड़े भाई के ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ फ्लाइंग ड्रैगन भी उसके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लोंगर के ऊपर हमला कर देता है, और इस तरह वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराते हुए एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलने लगे थे। पर दोनों में से कोई भी पीछे नहीं धकेला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक ही लेवल पे हैं, और उन दोनों के वहाँ पे आपस में टकराने की वजह से इतना सारा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था कि उसने वहाँ पे एंसेस्टर को छोड़कर बाकी सभी को हिला दिया था। जो देखकर निंग्यू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, कितना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा है। जबकि ऊपर की तरफ वो दोनों भाई अभी भी वहाँ पे एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे थे। जो देखकर एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स वहाँ पे उन दोनों भाइयों की तारीफें करते हुए कहते हैं, ये लोग वाकई ही एंशिएंट टैलेंट सेट का वेपन होना डिजर्व करते हैं। जबकि सामने की तरफ अब वो दोनों भाई वहाँ पे अपनी अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे थे। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से अब की बातों में मिचू भी वहाँ पे पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। जो देखकर मिचू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, कितनी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही है, मैंने इन दोनों से इतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं की थी। और ये कहकर वो वहाँ पे उन दोनों ही भाइयों की फाइटिंग एबिलिटी को देखते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि ये दोनों भाई एक ही लेवल पे हैं। लेकिन पीछे की तरफ खड़े हुए एंसेस्टर जो कि वहाँ पे उन दोनों की इस फाइट को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो मिचू की ये बात सुनकर वहाँ पे कार्टून में कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अभी के लिए ये फाइट लोंगर हारने वाला है। एंसेस्टर की ये बात सुनकर मिचू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, एंसेस्टर अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो जरूर से ऐसा ही होगा, पर ऐसा होगा कैसे, क्या लोंगर इस बात जानबूझकर हार जाएगा। पर अभी मिचू वहाँ पे ये सब खड़ी होकर सोच ही रही थी कि तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे अपने छोटे भाई लोंगर के ऊपर भारी पड़ते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से उसका छोटा भाई लोंगर उड़ता हुआ सीधा वहाँ पे नीचे जा गिरा था। जो देखकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे अपने छोटे भाई लोंगर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ जूनियर ब्रदर, क्या तुमने आज खाना नहीं खाया। और ये कहकर फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एक स्टिक में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दोबारा से लोंगर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ के आता। ये देखकर लोंगर भी वहाँ पे अपनी ट्रू वेपन फॉर्म में आते हुए अपने बड़े भाई फ्लाइंग ड्रैगन का मुकाबला करते हुए उससे कहता है, असल में मैंने अभी अभी अपनी सोर्स पावर को हासिल किया है, इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर अभी लोंगर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि
फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर भारी पड़ते हुए उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है, पर अब की बार एंसेस्टर्स उसे वहाँ पे गिरने नहीं देते। वो उसे अपने हाथ में ही पकड़ लेते हैं और लॉन्गर की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं कि तुमने अभी अभी जिस सोर्स पावर को हासिल किया था वो बस तुम्हारी आधी पावर है। एंसेस्टर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉन्गर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है तभी मैं सोचूं कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। और ये कहकर वो वहाँ पे एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है, एंसेस्टर अगर वो मेरी आधी पावर थी तो मेरी बाकी की आधी पावर कहाँ है? जिस पे एंसेस्टर वहाँ पे उसे कार्टून में जवाब देते हुए बताते हैं कि अगर एक ऐसा इमोर्टल स्पेटाल पैलेस में मिला है तो तुम्हारी सोर्स पावर का दूसरा हिस्सा भी उन्हीं लोगों ने ही चुराया होगा। अब एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉन्गर ने वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, पर लिंगू वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए एंसेस्टर से कहता है कहीं इमोर्टल स्पेटाल पैलेस ने जानबूझकर हम लोगों को फंसाने के लिए इस सोर्स पावर का इस्तेमाल चारे की तरह तो नहीं किया था। लेकिन एंसेस्टर वहाँ पे उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ लिंगू भी एंसेस्टर के पीछे जाते हुए लिंगू से कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे एंसेस्टर के होते हुए इतना ज्यादा सोचना चाहिए। एंसेस्टर के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। हमें बस चुपचाप यहाँ पे एंसेस्टर को फॉलो करना चाहिए। वैसे भी ऐसे छोटे मोटे ट्रैप से एंसेस्टर को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लिंगू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिंगू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। अब जाकर उसे वहाँ पे अंदाजा हो रहा था कि वो एंसेस्टर के होते हुए क्या क्या सोच रहा था, इसलिए वो वहाँ पे हंसते हुए खुद से ही कहता है, लिंगू बिल्कुल ठीक कह रही है। एंसेस्टर के होते हुए मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ये कहकर वो भी वहाँ पे चुपचाप उनके पीछे पीछे आगे बढ़ के आता, जहाँ पे एंसेस्टर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपने सभी डिसेबल्स को लेकर स्टोन फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे मिचू गुनगुनाते हुए अपने आसपास की जगह को काफी गौर से देखते हुए आगे बढ़ रही थी। और इसी तरह से वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से उसकी नजर वहाँ पे अपनी साइड पे पड़ी हुए पिलर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर मिचू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये सभी पिलर्स तो मुझे काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं। और ये कहकर जब मिचू वहाँ पे अपने दिमाग पे जोर देती है तो उसे याद आता है कि वो भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गुजरी थी। और ये कहकर मिचू वहाँ पे अपनी जगह पे रुककर सभी को सुधार करते हुए कहती है, हम लोग इस जगह से पहले भी काफी बार गुजर चुके हैं। मिचू की ये बात सुनकर लिंगू भी वहाँ पे चौंकते हुए उससे कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम यहाँ पे गोल गोल घूमे जा रहे हैं? अब लिंगू की ये बात सुनकर एंसेस्टर के कदम भी वहीं पे रुक जाते हैं, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे एंसेस्टर को ही देखने लगे थे कि अब एंसेस्टर वहाँ पे क्या फैसला करते हैं। जबकि लिंगू तो वहाँ पे एंसेस्टर को रुका हुआ देखकर जल्दी से वहाँ पे चाय का कप बाहर निकाल कर एंसेस्टर को चाय सर्व करते हुए कहती है, एंसेस्टर मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा टी ब्रेक लेना चाहिए। लिंगू की ये बात सुनकर एंसेस्टर भी वहाँ पे वो चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराने लगे थे। और कोई वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले एंसेस्टर वहाँ पे अपनी चाय सामने की तरफ थ्रो कर देते हैं, जो कि वहाँ पे नीचे गिरने की बजाय सीधा किसी के ऊपर जाके गिरती है। और देखते ही देखते चाय की वजह से वो पर्सन वहाँ पे उन सभी के सामने भी आ गया था, जिसे देखकर मिचू वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ओ तो ये सब तुम कर रहे थे? और ये कहकर मिचू वहाँ पे उस कल्टीवेटर के बारे में सभी को बताते हुए कहती है, ये इमोर्टल स्पेटाल पैलेस का ही एक डिसेबल है, जो कि इमोर्टल स्पेटाल पैलेस से भाग निकला था, जिसका नाम है सोंग यू, जो कि एंशिएंट इमोर्टल स्पेटाल पैलेस की मशीन बनाने से बिलोंग करता है। वहीं खुद को इस तरह से सबके सामने आते हुए देखकर सोंग यू भी वहाँ पे चौंककर एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है, मैं न जाने कब से यहाँ पे छुपा हुआ था, तो उसके बावजूद भी तुमने मुझे यहाँ पे कैसे ढूंढ लिया? और ये कहकर वो बुढ़ा वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तुम लोग 33 से भी ज्यादा बार यहाँ से गुजर चुके हो, लेकिन जब भी मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता तुम लोग दोबारा यहाँ पे आ जाते, और इस वजह से मैं यहाँ पे तुम लोगों की वजह से भाग ही नहीं पाया। लेकिन अभी सोंग यू वहाँ पे गुस्सा होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी एंसेस्टर वहाँ पे अपनी आंखों के इशारे से ही सोंग यू को लाकर सीधे नीचे जमीन पे पटक देते हैं, जहाँ नीचे गिरते साथ ही उसे अपनी औकात समझ आ गई थी, इसलिए वो जल्दी से एंसेस्टर के पाँव में गिरते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारना, मैं इमोर्टल स्पिरिट पैलेस के सीनियर डिसेबल हूँ, जिसके चलते मुझे इमोर्टल स्पिरिट पैलेस के काफी सारे राजों के बारे में पता है। एंसेस्टर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं आपको काम का ना लगा तो फिर आप बेशक मुझे खत्म कर दीजिएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपना मुंह खोलते हुए एंसेस्टर और बाकी सभी को बताता है कि इस पूरे स्क्वायर रियलम के अंदर इमोर्टल स्पिरिट पैलेस के एक स्क्वाड मौजूद है, जो कि कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे उन सभी के बारे में सब कुछ पता है। सोंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है, तो फिर बताओ हमें। हम लिंगू की ये बात सुनकर सोंग यू उन सभी को वहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए वहाँ पे कुछ भी बकवास करने लगा था। वो उन्हें वहाँ पे अपनी बातों में लगाने की कोशिश करते हुए उन सभी को बताता है कि वैसे तो इमोर्टल स्पिरिट पैलेस की स्क्वाड कैप्टन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पर अजीब बात यह है कि उसे हम लोगों ने बहुत ही कम मूव करते हुए देखा है, जो देखकर बाकी सभी लोगों को तो यही लगता है कि उनका कैप्टन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। पर असल वजह यह है कि उसे बवासीर है, जिसके चलते वो ज्यादा चल ही नहीं पाता। ऊपर से मुझे तो वाइस कैप्टन के अंदर भी कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, क्योंकि वो औरतों से दूर भागता है, लेकिन लोगों का कहना है कि उसके पास उसकी लवर्स के दिए हुए काफी सारे तोहफे हैं। अब या तो वो जानबूझकर हमें बेवकूफ बना रहा है या फिर वाकई उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। सोंग यू की ये सारी बेकार की बातें सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी करो वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, और अगर तुम्हारे पास कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में हमें बताओ। लेकिन सोंग यू अपनी बकवास जारी रखते हुए कहता है, वाइस कैप्टन का नाम है जिन टोंग, लेकिन उसका
स्कैनर क्या है इसके बारे में अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। वैसे वो बनता तो बहुत ज्यादा एलिगेंट है, जिसके चलते मुझे उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। अब इससे आगे सोंग यू वहाँ पे कुछ भी बकवास कर पाता। निंग यू वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल फ्लावर उसकी गर्दन के ऊपर पॉइंट करते हुए उससे कहती है, अब अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी बकवास की तो मैं उसी से मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और ये क्या निंग यू सीधे सीधे उससे वहाँ पे सवाल करते हुए पूछती है, सोर्स पावर के बारे में तुम क्या जानते हो और बताओ मुझे। अबे सोर्स यानी तुम लोगों की ओरिजिन पावर कहाँ से मिलेगी। अब निंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सोंग यू अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहता है, अरे ये लोग तो ओरिजिन पावर को ढूंढ रहे हैं, मुझे तो लगा था कि शायद ये उस चीज को ढूंढ रहे हैं। मेरी किस्मत आज वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये कहकर वो वहाँ पे निंग यू को मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पास में ही एक मार्केट है जिसके अंदर इमोर्टल स्पिरिट टाल पैलेस के सभी लोग सेकंड हैंड ट्रेस को ट्रेड करने के लिए आते हैं, जिसे जियान यू के नाम से जाना जाता है। इमोर्टल स्पिरिट टाल पैलेस का हर एक कल्टीवेटर जियान यू मार्केट के अंदर आकर अपने अपने ट्रेस को ट्रेड करते हैं। हो सकता है आप लोगों को ओरिजिन पावर के बारे में वहाँ से कुछ पता चल जाए। अब सोंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे कोड लुक के साथ हाँ में अपना सर हिला देते हैं, जिसके बाद सोंग यू उन सभी को लेकर जियान यू मार्केट के पास आ चुका था, जो कि बाहर से देखने से एक बड़े से पेड़ की तरह दिखाई दे रही थी। वह सोंग यू वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस पेड़ के पास जाते हुए एसेटजू और बाकी सभी से कहता है कि मुझे लगता है आप लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इस मार्केट के अंदर आपको पक्का मिल जाएगी। लेकिन अभी सोंग यू वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी उस पेड़ के अंदर से लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उन सभी को बताती है कि आज ट्रेडिंग मार्केट बंद है, इसलिए हम आपकी ट्रेड को नहीं ले सकते। अब उस आवाज के ऐसा कहते ही बेचारे सोंग यू के हाथ में पकड़ी हुई मछली भी वहाँ पे उसी पेड़ के पास आ कहती है, जो देखकर सोंग यू वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उस पेड़ से कहता है, पर ट्रेडिंग तो हर 10 दिन बाद होती है ना, और जहाँ तक मुझे पता है आज वही दिन है जिस दिन ट्रेडिंग होने वाली थी, तो फिर इस तरह से अचानक से मार्केट को बंद करने का क्या मतलब है। इस पे वो आवाज वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ सोंग यू को जवाब देते हुए बताती है कि असल में आज के दिन जो लोग भी ट्रेडिंग करने के लिए आने वाले थे वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं, और अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए कोई है ही नहीं तो फिर मार्केट को ओपन करने का क्या फायदा। अब उस आवाज की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे सोंग यू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है, क्या वो सभी लोग मारे गए। और ये कहकर जब सोंग यू वहाँ पे घबरा कर अपने पीछे मौजूद एसेटजू और बाकी सभी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे उन सभी के अंदर अपनी मौत दिखाई दे रही थी, जो देखकर तो बेचारा सोंग यू वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गया था। वो एक लंबी सांस लेते हुए एसेटजू और बाकी सभी से कहता है, असल में यहाँ पे आने वाले सभी लोग मारे जा चुके हैं, जिसके चलते आज मार्केट क्लोज है। और ये कहकर वो वहाँ पे अकलाते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन इससे आगे वो कुछ भी कह पाता। फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पे स्टिक में ट्रांसफॉर्म होते हुए वहाँ पे गुस्से से उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि इतनी दूर आने के बाद अब हम लोग ऐसे ही वापस तो नहीं जाने वाले। लेकिन ये कहकर जैसे वो वहाँ पे मार्केट के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उस मार्केट का प्रोटेक्शन मोड वहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, जो कि वहाँ पे फ्लाइंग ड्रैगन के ऊपर भी हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। इवन हमें वहाँ पे एक फिश की स्पिरिट भी देखने को मिलती है, जो कि वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को ट्रैप करने की कोशिश करने लगी थी। पर जैसे वो एनर्जी वहाँ पे एसेटजू के पास आती है तो एसेटजू उस एनर्जी को देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं डिस्ट्रॉय, और एसेटजू के ऐसा कहते ही उस मार्केट का पूरा प्रोटेक्शन मोड ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन वो मछली भी वहाँ पे उड़ते हुए सीधा नीचे आ कहती है, और जैसे उस फिश की स्पिरिट वहाँ पे खत्म होती है तो वो दोबारा से उसी फिश में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जिसे सोंग यू वहाँ पे अपने साथ लेकर आया था। जिसे देखकर निंग यू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो एक ड्राइड साल्टेड फिश है। और ये कहकर निंग यू उसे वहाँ पे अपने पास रखते हुए कहती है, इसे मैं किनजुई को दूंगी क्योंकि उसे कुकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और ये कहकर एसेटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर जियान यू मार्केट के अंदर जाने लगे थे, जो देखकर तो बेचारे सोंग यू को वहाँ पे अभी तक भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने जियान यू मार्केट के प्रोटेक्शन मोड को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। खैर जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो मार्केट के बंद होने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर एसेटजू अपनी डिवाइन फ्लेम को वहाँ पे समन कर लेते हैं, जहाँ उस डिवाइन फ्लेम का एक छोटा सा टुकड़ा एसेटजू के फिंगर के ऊपर आकर चलने लगा था, जिससे जैसे एसेटजू ऊपर हवा में भेजते हैं तो वो डिवाइन फ्लेम ऊपर जाकर ब्लास्ट होते हुए चारों तरफ रोशनी फैला देती है। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट देखने को मिलती है, जहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग और खास ट्रेस रखे गए थे, जिन्हें एसेटजू वहाँ पे आगे बढ़कर अपने सभी डिसेबल्स के साथ देखने लगे थे। जहाँ उन सभी ट्रेस को गौर से देखते हुए एसेटजू वहाँ पे कार्टून में कहते हैं कि इनमें से किसी भी टायर के अंदर ओरिजिन पावर नहीं है। अब एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा सोंग यू वहाँ पे एक बार फिर से घबरा गया था। वहीं इसी बीच में चू वहाँ पे एक टायर को उठाकर उसे देखते हुए कहती है, पर भले इनके अंदर ओरिजिन पावर नहीं है पर ये सभी के सभी टेस्ट देखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मिस चू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सोंग यू भी वहाँ पे एक बार फिर से खुश होते हुए उससे कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि जियान यू मार्केट के अंदर काफी सारे रेयर आइटम्स पाए जाते हैं जिनकी एक अलग ही पहचान होती है। सोंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, क्या वाकई ही आजकल क्या चुराई हुई चीजों की भी अलग से पहचान बनने लगी है। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा सोंग यू फ्लो में सच बोलते हुए कहता है, इन सभी ड्रेस को हम लोगों ने बहुत ही प्राउड के साथ चुराया था। पर ये कहते कहते वो वहाँ पे रुक कर चौंकते हुए कहता है, मिचू ये आप क्या कह रही है। जिसपे मिचू उसे वहाँ पे वो ट्रेस दिखाते हुए कहती है, ये सेक्रेट गॉबलेट मूकी एंकलैंड से बिलोंग करता
लगता है ये मुखियन क्लैन की एक पहचान है जिसे वो लोग बाहर के लोगों को नहीं देते, और अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इस टायर को चुराया गया था या फिर मुखियन सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो। सिर्फ ये दो ही रास्ते हैं इस टायर को हासिल करने के। अब ये सुनकर एक पल के लिए तो सोंग यू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, पर वो जल्दी से खुद को संभाल कर मिचू को जवाब देते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मुखियन क्लैन के दिन बहुत ही ज्यादा बुरे चल रहे थे और वो अपने डिजास्टर की वजह से खुद ही खत्म हो गया। इवन ये टायर भी उन्होंने खुद अपने हाथों से बेचा था ताकि वो लोग अपने क्लैन को खत्म होने से बचा सके। अब सोंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे एक ठंडा बोतल को उठाते हुए कहती है, ये जिन ही शख्स से बिलोंग करती है और ये फिनिक्स डांस फैन है। जीजिया पहले से बिलोंग करता है जबकि स्पिरिट पल यान पहले से बिलोंग करता है। और ये कहकर मिचू वहाँ पे सभी टायर्स को देखते हुए कहती है, यहाँ पे मौजूद सारे के सारे टायर्स दूसरे क्लैन से चुरा कर लाए गए हैं। मैंने ठीक कहा ना। अब मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे सोंग यू को वहाँ पे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने लगा था, पर हाउसियन जो कि वहाँ पे उसके पीछे मौजूद था वो उसे वहाँ पे गिरने भी नहीं देता। अब ये सब देखकर सोंग यू जल्दी से वहाँ पे पलटते हुए कहता है, भला ये सब मुझे कैसे पता होगा। जिस पे लिंगू वहाँ पे उसके पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब ये मासूम बनना बंद करो, तुम भी इमोर्टल स्पिरिट टाल पैलेस से ही बिलोंग करते हो और तुम कह रहे थे कि तुम्हें इमोर्टल स्पिरिट टाल पैलेस का हर एक राज पता है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस सब के बारे में ना पता हो। वहीं बने को भी गुस्से से वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या ज़हन यू मार्केट के अंदर चुराई हुई टैक्स को ट्रेड किया चाहता है। और ये कहकर बनने को गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या तुम बस हमें यहाँ पे ये लुटेरों की टेरिटरी दिखाने के लिए लाए थे या फिर तुम इस मार्केट के अंदर मौजूद अपने साथियों की मदद से हम सभी को पकड़ना चाहते थे। बताओ बताओ अब इस तरह से चुप क्यों खड़े हो। लेकिन जब सोंग यू फिर भी कोई जवाब नहीं देता तो एसएसटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी टैक्स को वहाँ पे ऊपर हवा में उड़ा देते हैं, जो कि वहाँ पे पर हवा में बहुत ही तेजी के साथ घूमते हुए एक टोर्नेडो का रूप ले चुके थे। जो देखकर सोंग यू जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर एक बार फिर से एसएसटजू से माफी मांगने लगा था, जिसमें एसएसटजू उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली क्योंकि अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। अब एसएसटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा सोंग यू वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए एसएसटजू से कहने लगा था, नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, और तुम लोगों ने तो अभी तक ओरिजिन पावर को भी नहीं ढूंढा, उसके बारे में सिर्फ मैं ही तुम लोगों को बता सकता हूँ। पर अभी बेचारा सोंग यू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी एसएसटजू वहाँ पे सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से ही उसे भी वहाँ पे टोर्नेडो के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते वो वहाँ पे टोर्नेडो के अंदर बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगा था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके एक्सप्लोड होते ही उसका खून वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था, जिसको वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर मिचू वहाँ पे एसएसटजू और बाकी सभी के पास आते हुए कहती है, ये बातें तो ऐसे कर रहा था कि जैसे हम उसके बगैर ओरिजिन पावर को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। क्या वाकई ओरिजिन पावर को ढूंढना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। पर अभी मिचू वहाँ पे सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से एसएसटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए नीचे जमीन की तरफ इशारा करते हैं, और ऐसा होते ही वहाँ पे मिचू के नीचे से एक बॉक्स बाहर निकलने लगा था, जिसके चलते मिचू वहाँ पे उस बॉक्स के ऊपर आ चुकी थी। और जब मिचू वहाँ पे खुद को उस बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ देखती है तो वो भी वहाँ पे हैरान होती हुई कहती है कि ये क्या हो गया, और वो जल्दी से जंप लगाते हुए उससे नीचे आ जाती है। जबकि लिंगू वहाँ पे उस बॉक्स को देखकर चौंकते हुए कहता है क्या एक स्टोरी बॉक्स है, और ये कहकर लिंगू वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोरी बॉक्स के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ जैसे वो बॉक्स डिस्ट्रॉय होता है तो उसके नीचे से एक और बॉक्स निकल कर बाहर आ जाता है। जो देखकर अब की बार निंगयू वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, क्या बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, और ये कहकर निंगयू वहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही उसके अंदर से एक और बॉक्स निकल कर बाहर आ गया था। जो देखकर अब की बार बर्नी करो वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करके उस बॉक्स के ऊपर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अब की बार भी वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर से एक और बॉक्स निकल कर बाहर आ जाता है। जो देखकर अब की बार हाउसियन वहाँ पे आगे बढ़कर अपने असुरा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार भी जैसे ही वो बॉक्स डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर से एक और बॉक्स निकल कर बाहर आ गया था। जो देखकर मिचू भी वहाँ पे आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करते हुए उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उसकी डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पे एक बार फिर से उसके अंदर से एक बॉक्स निकल कर बाहर आ गया था। अब ये देखकर वो पांचों भी वहाँ पे उस बॉक्स के पास आ जाते हैं, जहाँ मिचू उस बॉक्स को उठाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि ये आखिरी वाला था। और ये कहकर जैसे मिचू वहाँ पे उस बॉक्स को ओपन करती है तो पहले तो वो बॉक्स वहाँ पे बहुत ही तेज गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करता है, लेकिन जैसे वो गोल्डन एनर्जी वहाँ पे खत्म होती है तो वो सभी देखते हैं कि वहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। जो देखकर मिचू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये बॉक्स तो खाली है। लेकिन इसी बीच उस बॉक्स के अंदर से एक सेलेस्टियल एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है, जिसे जैसे निंगयू पकड़ने की कोशिश करती है तो वो एनर्जी निंगयू के हाथों से ही गायब हो जाती है। जो देखकर निंगयू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि इस बॉक्स के अंदर ही ओरिजिन पावर मौजूद थी, जो कि हमारे इस बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ से जल्दी से गायब हो गई। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन इस बॉक्स को यहाँ पे इस तरह से इतनी लेयर्स के अंदर छुपाने का मतलब क्या था? क्या ये हमें यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहा था? और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सुन लो, तुम यहाँ पे मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। पर अभी बर्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से
तभी उसे वहाँ पे अपने पीछे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का एहसास होता है और जब वो पलटकर पीछे की तरफ देखता है तो ऐसा तजू की बॉडी से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज हो रहा था और उसी के साथ साथ उन सभी लोगों को वहाँ पर ऐसा तजू के फेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी दिखाई दे रहा था, जो देखकर वो सभी लोग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा तजू इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ऐसा तजू गुस्से से वहाँ पे अपना हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए वाइट गेट पोर्टल को ओपन कर देते हैं, जिसे ओपन करने के बाद वो वहाँ पे गुस्से से ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं तो तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अब ऐसा तजू के ऐसा कहते हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी मार्केट वहाँ पे हिलना शुरू हो चुकी थी, जो देखकर तो खुद ऐसा तजू के डिसेबल्स को भी वहाँ पे डर लगने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।